गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हम कंपन घूर्णन स्तरों में संक्रमण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंपन घूर्णन स्तरों में संक्रमण की तरंग संख्या या आवृत्ति क्या निकाली थी। देखो, कंपन घूर्णन स्तरों में संक्रमण की तरंग संख्या या आवृत्ति डेल्टा न्यू बार बराबर क्या आया था अपने पास, बी जे डैश प्लस जे डैश माइनस जे डैश प्लस जे प्लस 1 प्लस ओमेगा नोट बार, जहां ओमेगा नोट बार क्या थी, मूल आवृत्ति थी, जिसका मान क्या था 1 माइनस 2x ई ओमेगा ई बार। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था घूर्णन संक्रमण। घूर्णन संक्रमण में हमने क्या पढ़ा था, देखो घूर्णन संक्रमण स्टार्ट किया था, इसके बाद में हमने घूर्णन संक्रमण में हमने क्या पढ़ा था कि यदि संक्रमण J बराबर 0 से J बराबर J डैश बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए इस संक्रमण के लिए डेल्टा J बराबर क्या था, +1 था। घूर्णन संक्रमण में हमने क्या पढ़ा था कि यदि संक्रमण J बराबर 0 से J डैश बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो इस संक्रमण के लिए डेल्टा J की वैल्यू क्या है, +1 है। और इस संक्रमण के लिए तरंग आवृत्ति, इस संक्रमण की तरंग आवृत्ति या तरंग संख्या आवृत्ति क्या थी, न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, ओमेगा नोट बार प्लस 2b इंटू जे प्लस 1, 2b इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो J बराबर 0 से J डैश बराबर 1 में संक्रमण के लिए संक्रमण की तरंग संख्या या आवृत्ति क्या आई थी अपने पास, ओमेगा नोट बार प्लस 2b जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि J डैश बराबर 0 से J बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो इसके लिए डेल्टा J बराबर क्या था, -1 था। इसके लिए डेल्टा J बराबर क्या था, -1 था। ठीक है, तो इस संक्रमण की तरंग संख्या या तरंग आवृत्ति क्या आई थी अपने पास, ओमेगा नोट बार -2b जे डैश प्लस 1 था। फिर हमने इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिखा था। सम्मिलित रूप से किस तरह से लिखा था, इन दोनों को, इसको और इसको सम्मिलित रूप से हमने किस तरह से लिखा था, देखो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा नोट बार प्लस माइनस, ये क्या है, प्लस 2b जे इंटू जे प्लस 1 है, ये क्या है, -2b इंटू जे डैश प्लस 1 है। तो प्लस माइनस इसको सम्मिलित रूप से हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 2b m, 2b m, जहां m क्या था, m था j प्लस 1 और क्या था, j डैश प्लस 1 था। ठीक है, जहां m क्या था, j प्लस 1 और j डैश प्लस 1, और m की वैल्यू क्या हुई, अतः m की वैल्यू क्या होगी, +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे ही आगे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हुई, +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही आगे इसकी वैल्यूज होगी। फिर आज हम आगे पढ़ते हैं कि इस कंडीशन के लिए क्या थी ये कंडीशन, कि यदि डेल्टा J बराबर क्या है, जो पहली कंडीशन क्या थी, यदि डेल्टा J बराबर क्या था अपने पास, +1 था। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए हम पहली कंडीशन वापस से लगा रहे हैं कि यदि डेल्टा J बराबर क्या है, +1 है, यदि डेल्टा J बराबर +1 है, तो इस प्रकार के संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो मूल आवृत्ति क्या है, यहाँ पे ओमेगा नोट बार है। क्या है,
ओमेगा नोड बार है। ठीक है, यदि डेल्टा जे बराबर क्या है +1 है तो इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो मूल आवृत्ति ओमेगा नोड बार से क्या होती है, अधिक होती है। संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो इस मूल आवृत्ति से क्या होती है, इस मूल आवृत्ति से अधिक होती है। कब? जब डेल्टा जे बराबर क्या है, डेल्टा जे बराबर क्या होगा +-1, सॉरी डेल्टा जे बराबर क्या है +1 है। तो इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमण की तरंग संख्या जो है, संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो इस मूल आवृत्ति से क्या होगी, तरंग संख्या इस मूल आवृत्ति से अधिक होती है। ठीक है, तो अतः इसके इस संक्रमण के स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं निर्मित होगी उसको हम क्या कहेंगे, 8 शाखाएं कहेंगे। इस संक्रमण में या इस संक्रमण के स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं निर्मित होगी उसको हम क्या कहेंगे, 8 शाखा कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यदि डेल्टा जे बराबर क्या है -1 है, यदि डेल्टा जे बराबर क्या है -1 है तो क्या होगा, तो इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमण की जो तरंग संख्या है वो क्या होगी, इस मूल आवृत्ति से कम होगी। ठीक है, संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो मूल आवृत्ति से कम होगी। कब? जब डेल्टा जे बराबर क्या है -1 है। और अगर डेल्टा जे बराबर +1 है तो संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो इस मूल आवृत्ति से क्या होगी, अधिक होगी। और अगर -1 है डेल्टा जे बराबर तो ये तरंग संख्या जो है वो इस मूल आवृत्ति से क्या होगी, कम होगी। इस स्थिति में इस प्रकार के संक्रमण में जो स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं निर्मित होगी वो क्या कहलाएगी, पी शाखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पी शाखा कहलाती है। ठीक है, जब संक्रमण क्या हो रहा है, डेल्टा जे बराबर क्या है -1 है तो इस प्रकार के संक्रमण में स्पेक्ट्रम में निर्मित शाखाएं क्या कहलाती है, पी शाखा कहलाती है। ठीक है, अब पी शाखा और आर शाखाओं को स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और फिर स्पेक्ट्रम में हम पी शाखा और आर शाखा को दिखाएंगे, स्पेक्ट्रम में पी और आर शाखा या पी और आर लाइंस को दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये यहां से यहां तक क्या है, वी कंपन स्तर है। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या है, ये वी डैश कंपन स्तर है। ये क्या है, वी कंपन स्तर है यहां से यहां तक, और ये क्या है, यहां से यहां तक वी डैश कंपन स्तर है। अब कंपन स्तरों के मध्य क्या होते हैं, घूर्णन स्तर होते हैं, हम सब जानते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि कंपन स्तरों के मध्य क्या होते हैं, घूर्णन स्तर होते हैं। ठीक है, तो घूर्णन स्तर बना लेते हैं हम। ठीक है, ये है j बराबर 0, ये है j बराबर 1, ये है j बराबर 2 घूर्णन स्तर, ये है j बराबर 3 घूर्णन स्तर, ये है j बराबर 4 घूर्णन स्तर। इसी तरह से v डैश कंपन स्तर में भी हम घूर्णन स्तरों को बनाते हैं।
ठीक है, तो ये v डैश के लिए है, यहां से ये है j डैश बराबर 0, j डैश बराबर 0। ठीक है, ये कौन सा कंपन स्तर है? v डैश कंपन स्तर है। तो v डैश कंपन स्तर में घूर्णन स्तर क्या है? j डैश। ठीक है, तो ये क्या है? j डैश बराबर 0 है, ये j डैश बराबर 1 होगा, 1 है, ये j डैश बराबर 2, ये j डैश बराबर 3। ठीक है, इसी तरह से आगे भी, और इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये j डैश बराबर 3 है, और ये क्या है? j डैश बराबर 4। ठीक है, ये v डैश कंपन स्तर, ये v कंपन स्तर। ठीक है, अब इस साइड हम लेंगे डेल्टा j बराबर क्या है? -1 की वैल्यूज लेंगे। -1 में क्या, कौन सा संक्रमण हो रहा है, और इस साइड हम लेंगे डेल्टा j बराबर +1 में किस तरह का संक्रमण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? डेल्टा j बराबर +1, यहां लेंगे हम, इस साइड लेंगे डेल्टा j बराबर -1। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा j बराबर +1 है, इस साइड दिख नहीं रहा है? डेल्टा j बराबर क्या है इधर? +1। ठीक है, इधर क्या है? डेल्टा j बराबर +1। अब देखो क्या कह रहा था? डेल्टा j बराबर +1 है यदि संक्रमण j बराबर 0 से j डैश बराबर 1 में संक्रमण होता है। यदि संक्रमण j बराबर 0 से j डैश बराबर 1 में संक्रमण होता है, उसके लिए क्या है? डेल्टा j बराबर +1 है। यदि संक्रमण j बराबर 1 से j डैश बराबर 2 में संक्रमण होता है, ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा? डेल्टा j बराबर +1 होगा। ठीक है, और संक्रमण j बराबर 2 से j डैश बराबर 3 में संक्रमण हो रहा है। ठीक है, और यदि संक्रमण j बराबर 3 से j डैश बराबर किस में हो रहा है? j4 में हो रहा है। तो इन सभी संक्रमण के लिए डेल्टा j बराबर क्या है? +1 है। और डेल्टा j क्या होता है पता है? डेल्टा j क्या होता है? j अंतिम माइनस j प्रारंभिक होता है। ठीक है, j अंतिम माइनस, यानी कि अंतिम घूर्णन संख्या माइनस प्रारंभिक घूर्णन संख्या। ठीक है, अंतिम घूर्णन संख्या माइनस प्रारंभिक घूर्णन संख्या। अब देखो संक्रमण कहां से हो रहा है? j बराबर 0 से j डैश बराबर क्या हो रहा है? 1 में संक्रमण हो रहा है। तो यहाँ पे प्रारंभिक घूर्णन संख्या क्या है? कहां से संक्रमण स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रारंभिक तो क्या हो गया? 0 हो गया। और कहां पर हो रहा है? कहां तक हो रहा है? j डैश बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है, तो अंतिम क्या हो गया? 1 हो गया। तो देखो डेल्टा j बराबर क्या हो गया? अंतिम क्या है? 1 है, और प्रारंभिक क्या है? 0 है। तो डेल्टा j बराबर अपने पास क्या आया? 1 आया, है ना? तो ये क्या है? इस संक्रमण के लिए डेल्टा j बराबर +1 है। इसी तरह से j बराबर 1 से संक्रमण किसमें हो रहा है? j डैश बराबर 2 हो रहा है, तो इसके लिए भी डेल्टा j बराबर क्या होगा? +1 होगा। ये सारे संक्रमण के लिए डेल्टा j बराबर क्या है? +1 है। अब हम किसकी बात करते हैं? डेल्टा j बराबर -1 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा? संक्रमण जो है क्या था? उल्टा था कि यदि j डैश बराबर 0 से संक्रमण किस में हो रहा है? j बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है। ये कंडीशन रखी थी। पहली कंडीशन क्या थी? कि यदि संक्रमण j बराबर 0 से j डैश बराबर 1 में हो रहा है, तब तो क्या था? डेल्टा j बराबर +1 था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी? कि j डैश बराबर 0 से संक्रमण यदि j बराबर 1 में हो रहा है, तो उसके लिए डेल्टा j क्या था? -1 था। ठीक है, उसके लिए डेल्टा j क्या था? -1 था। तो अब देखो j डैश बराबर 0, अब क्या है? j डैश 0 है, और संक्रमण किसमें हो रहा है? j बराबर 1 में। तो
जे डैश बराबर 0 से संक्रमण जे बराबर 1 में हो रहा है, तो यहां से तो ये क्या आएगा, डेल्टा जे बराबर -1। इसी तरह से जे डैश बराबर 1 से किसमें हो रहा है संक्रमण, जे बराबर 2 में। जे डैश बराबर 1 से संक्रमण किसमें हो रहा है, जे बराबर 2 में। इसी तरह से जे डैश बराबर 3 में, 3 से संक्रमण किसमें हो रहा है, जे बराबर 3 में। जे डैश बराबर 2 से संक्रमण किसमें हो रहा है, जे बराबर 3 में। इसी तरह से जे डैश बराबर 3 से संक्रमण किसमें हो रहा है, जे बराबर 4 में। ठीक है, तो इन सब के लिए डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर हम क्या दिखाएंगे, तो अब यदि लास्ट में हमने क्या देखा था कि यदि डेल्टा जे बराबर, क्या कंडीशन थी लास्ट में, कि यदि डेल्टा जे बराबर +1 है तो इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमण की तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार का मान ओमेगा यानी कि ओमेगा नोट बार यानी कि मूल आवृत्ति से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि यदि डेल्टा जे बराबर क्या है, +1 है, डेल्टा जे बराबर क्या है, +1 है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो मूल आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है। तो इस संक्रमण में स्पेक्ट्रम में निर्मित रेखाएं क्या कहलाती है, आठ शाखा कहलाती है। तो इस संक्रमण में जो स्पेक्ट्रम में निर्मित रेखाएं क्या कहलाएगी, 8 शाखा कहलाएगी। और फिर डेल्टा जे बराबर -1 है तो उस प्रकार के संक्रमण में स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं निर्मित होगी वो क्या कहलाएगी, पी शाखा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पी शाखा कहलाएगी। ठीक है, तो अब अपन स्पेक्ट्रम बनाएंगे इसका। अब क्या बनाएंगे, हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे। ठीक है, अब ये वी डैश है। ठीक है, तो अब इसका क्या बनाते हैं, हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये स्पेक्ट्रम दिखेगा, ठीक है, ये बीच में इस साइड क्या है, डेल्टा जे बराबर क्या है, -1 है यहाँ, यानी कि क्या बन रहा है, पी शाखा बनेगी। इस साइड क्या बनेगी स्पेक्ट्रम में, पी शाखा बनेगी लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या है, डेल्टा जे बराबर +1 है, तो राइट साइड में कौन सी शाखाएं बनेगी, 8 शाखाएं बनेगी। ठीक है, तो हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, पी शाखा है और इन सभी में गैप कितना है, 2b का है। ठीक है, डेल्टा न्यू बार इजिकल टू क्या आया था अपने पास, ओमेगा नोट बार प्लस 2b आया था। तो इन सब में गैप कितना होगा, 2b का होगा, 2b सेमी इनवर्स। ठीक है, ये सभी गैप क्या होगा, 2b सेमी इनवर्स। ये भी गैप 2b सेमी इनवर्स होगा, ये भी गैप क्या होगा, 2b सेमी इनवर्स होगा, और ये भी गैप क्या होगा, 2b सेमी इनवर्स। ठीक है, फिर इस साइड क्या है, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है डेल्टा जे बराबर +1 है, तो यहाँ पे कौन सी शाखाएं बनेगी, 8 शाखाएं बनेगी। ठीक है, तो 8 शाखाएं बना लेते हैं। गैप क्या होना चाहिए, 2b होना चाहिए सब में बराबर। ठीक है, ये क्या है, 8 शाखा है, क्या है, 8 शाखा है, और इन सब में भी गैप कितना है,
2b का है 2b सेमी इनवर्स, ठीक है, 2b सेमी इनवर्स। अब ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये दूरी क्या हो गई, ये इतनी यहां से यहां तक कितना है 2b है, यहां से यहां तक 2b है और यहां से यहां तक भी 2b है, तो ये पूरी टोटल कितनी हो गई 4b सेमी इनवर्स, ठीक है, ये यहां से यहां तक कितनी हो गई 4b सेमी इनवर्स। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, ये दिख नहीं रहा है सेम, ये जो है इस साइड जो हमने शाखाएं बनाई है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई है वो सेम की सेम इस साइड है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इसी साइड इसी तरह से बनाई गई है, ये P शाखा है और इस साइड कौन सी शाखाएं है R शाखाएं है, और इन सब के बीच में गैप कितना है 2b का है, ठीक है, तो जो इस साइड शाखाएं बनाई गई है P शाखाएं, सेम वैसी की वैसी इस साइड भी क्या बनानी है R शाखाएं बनानी है, ठीक है। फिर अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, तीसरी कंडीशन तो पहली तो क्या हो गई कंडीशन कि डेल्टा J बराबर +1 है, दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि डेल्टा J बराबर -1 है, तीसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे, देखो डेल्टा J बराबर यदि 0 हो जाए, डेल्टा J बराबर यदि क्या हो 0 हो तो क्या होगा, तो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में उच्च निम्न और उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या क्या होगी बराबर होगी, यदि डेल्टा J बराबर क्या है 0 है, यदि डेल्टा J बराबर क्या है 0 है तो कंपन घूर्णन संक्रमण में, कंपन घूर्णन संक्रमण में निम्न व उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या क्या होगी बराबर होगी, ठीक है, क्या होगी बराबर होगी, यानी कि जो अब क्या होगा, तो इस प्रकार के संक्रमण में डेल्टा न्यू बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा नोट बार हो जाएगा, इस प्रकार के संक्रमण में क्या होगा डेल्टा न्यू बराबर क्या होगा ओमेगा नोट बार, यानी कि इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमण की तरंग संख्या जो है, या फिर हम कह सकते हैं आवृत्ति जो है, संक्रमण की आवृत्ति या फिर तरंग संख्या जो है वो क्या होगी मूल आवृत्ति के बराबर होगी, वो क्या होगी मूल आवृत्ति के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या था डेल्टा J बराबर +1 था, तो क्या था कि जो संक्रमण की तरंग संख्या या फिर आवृत्ति है वो ओमेगा नोट बार यानी कि मूल आवृत्ति से क्या थी अधिक थी, फिर हमने ये कहा था कि डेल्टा J बराबर -1 है, तो इस प्रकार के संक्रमण की तरंग संख्या जो थी वो क्या थी इस मूल आवृत्ति से कम थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि डेल्टा J बराबर 0 है, तो इस प्रकार के संक्रमण में क्या होता है कि निम्न और उच्च घूर्णन स्तर की क्वांटम संख्या क्या होगी बराबर हो जाएगी, जिस वजह से डेल्टा J बराबर क्या है 0 है, और इस प्रकार के संक्रमण में क्या होगा डेल्टा न्यू बार यानी कि संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो मूल आवृत्ति की क्या होगी बराबर होगी, ठीक है, क्या होगी बराबर होगी। अब बराबर होने से क्या होगा, ये जो संक्रमण है, ये जो संक्रमण है वो अति निम्न तीव्रता के युक्त होने के कारण ये स्पेक्ट्रम में ये लाइन शो नहीं करता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं ये अवशोषण नहीं दर्शाता है। ये जो इस प्रकार का संक्रमण है डेल्टा J बराबर 0 है, यदि डेल्टा J बराबर 0 है तो इस प्रकार के संक्रमण में, तो इस प्रकार का संक्रमण जो है वो अति निम्न तीव्रता युक्त होने के कारण स्पेक्ट्रम में रेखा निर्मित नहीं करता है, इस प्रकार का संक्रमण जो है वो अति निम्न तीव्रता युक्त होने के कारण स्पेक्ट्रम में रेखा निर्मित नहीं करता है या अवशोषण नहीं दर्शाता है। तो इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम में इस स्थान को क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम उद्गम, या फिर हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम केंद्र, और वो कौन सा है वो ये है, ये क्या कहलाता है स्पेक्ट्रम केंद्र कहलाता है, ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं निर्मित नहीं करता है और ये क्या कहलाता है स्पेक्ट्रम केंद्र, या फिर हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम उद्गम, ठीक है। यहां से क्या होता है स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती है, इस साइड क्या है
इस साइड क्या है पी शाखा है और उस साइड क्या है आर शाखा है, और यहाँ पे क्या है डेल्टा जे बराबर क्या है 0 है। तो उस वजह से और इस प्रकार के संक्रमण में क्या होता है, ये अति न्यून क्या अति निम्न तीव्रता युक्त होने के कारण, ये जो संक्रमण है वो अति निम्न तीव्रता युक्त होने के कारण स्पेक्ट्रम में रेखा निर्मित नहीं करता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि अवशोषण नहीं दर्शाता है। तो स्पेक्ट्रम में इस स्थान को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम में इस स्थान को कहते हैं स्पेक्ट्रम उद्गम, या फिर हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम केंद्र, जिसे क्यू शाखा के रूप में दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाते हैं, क्यू शाखा के रूप में दर्शाते हैं, इसको क्यू शाखा के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, फिर यहां तक अपने ये घूर्णन संक्रमण में कंप्लीट हो गया, घूर्णन संक्रमण यहां तक कंप्लीट है। फिर अपने एक टॉपिक आता है कंपन घूर्णन अवशोषण तथा तरंग संख्या के मध्य आलेख, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,